host for today's episode 7 of Rewired series. A disclaimer before starting: the views and opinions expressed here are those of the speakers and are not intended to offend anyone or any organization. This podcast is just an interaction between engineering students. Kindly take it lightheartedly. So I would like to welcome our today's guest, that is Shubham Bhaiya, Naman Bhaiya and Tushar Bhaiya. Shubham Bhaiya and Naman Bhaiya are from CSE and Tushar Bhaiya is from IT. Hello Bhaiya, how are you? Nice. Not is, was. We were from CS and IT. Yes, yeah, they have recently passed सही out in 2020 during the सही बहुत ही lockdown. सही जोर से नहीं मारते थे यार. नहीं पास नहीं पा, ठीक है. पास हो गया पास हो गया पास तुषार. हो गया भाई, रिजल्ट आ गया भाई. नो सीजी मजाक नहीं है. बहुत बढ़िया. तो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हो जाए भैया सबकी, कि अभी आप एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन. अच्छा, तो मैं डेलॉयट कंसल्टिंग में एज एनालिस्ट काम कर रहा हूँ. बस दैट्स इट. अगर हम क्या कर रहे हैं ये बताना है तो नमन. तो लाइक बेसिकली मैं मॉर्निंग स्टार एक फाइनेंस फर्म है, सो आई एम अ डेटा एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट एट मॉर्निंग स्टार. शुभम भैया. मैं डेलॉइट में ही हूँ आफ्टर द ग्रेजुएशन एंड आई एम एट सॉल्यूशन एडवाइजरी एनालिस्ट. ओके, तो मतलब तुषार भैया एंड शुभम भैया, यू आर बोथ वर्किंग टुगेदर, राइट? हाँ, अभी फ्रॉम वर्क फ्रॉम काइंड होम, ऑफ बट बाद में काइंड तो ऑफ. एक्सपेक्टेड. हाँ नहीं, ये बदतमीज हैदराबाद चला गया. मैं हैदराबाद में हूँ, मैं बैंगलोर में है, तो मैं नॉट बैंगलोर में हूँ. वर्किंग टुगेदर ओके. बट नॉट एग्जैक्टली टुगेदर. सेम फर्म. फर्म सेम है बस. ओके. सो जैसे कि मुझे पता है कि आप लोगों का एक कॉमन ग्राउंड है म्यूजिक, तो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दी सुरम्या बैंड, कि कैसे बना, कहाँ मिले आप लोग, की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई. लाइक सभी के लिए अपनी अपनी एक जर्नी थी ना, कैसे कैसे स्टार्ट है, तो तुषार भैया से स्टार्ट करते हैं हम पहले. फिर जर्नी स्टार्ट होने की बात अगर है तो फिर ओरिएंटेशन से स्टार्ट हुई थी ऑब्वियसली. तो ओरिएंटेशन में रितान सर थे, उन्होंने मतलब रैंडमली इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस करने के लिए फ्रेशर्स को बुलाया था. तो वहां पे मैं गया था, मैंने बहुत बेकार गाया था. और अर्पित और शुभम जो आप यहाँ देख रहे हो, तो इन लोगों ने गाया था. और मैं ना इन लोगों की शक्लें पहचानने की कोशिश कर रहा था कि मैं अगर इनसे बाद में मिलूं तो मैं इनकी तारीफ कर सकूं कि हाँ तुमने बहुत अच्छा गाया था. तो फिर GH9 के सामने वाला जो फुटपाथ है वहां मैं जा रहा था, और ये भाई साहब शुभम भाई साहब सामने से आ रहे थे. तो मैंने इसको रोका और मैंने बोला कि भाई तूने बहुत अच्छा गाना गाया था. ये कहता अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू. फिर हमें पता चला कि हम सेम हॉस्टल में हैं, और हमने स्टार्ट में मतलब साथ में बैठना शुरू किया, और इस तरह हमारी जान पहचान हुई. फिर ये नमन, युवराज, सौम्यदीप थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन सौम्यदीप ने बहुत जल्दी सीखा, और दर्पण अर्पित हम सबका एक ग्रुप बना. या दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. अगर नमन बताएगा कुछ इसके आगे, अगर उसकी कोई और यादें हैं. यार मेरा तो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी बॉयज हॉस्टल 8 में. लाइक हम लोगों का ना सेम ही कमरा था. ज्वाइनिंग हम लोग इतना वो बोल के ना भाई अब तू कॉलेज समझ आते रहा है ना, आते. तू समझ रहा है ना, ये यूट्यूब पे जाएगा. अच्छे अच्छे भारी शब्द. हाँ सही सही. मतलब बेसिकली मेरा ना, हम लोगों को ऐसा था कि शुभम शुभम अपने हॉस्टल में भी है. हम लोग थे मतलब. तो इसका पैर टूट गया था, 4 उंगलियां तोड़ दी थी इसने अपनी. ये मुझे तो बोला अब था. भाई अब ये था कि अभी 5 नंबर तो जा नहीं सकता था, तो इसको हमने 8 नंबर शिफ्ट कर लिया था, 8 नंबर हॉस्टल में. ओके. तो इसके पीछे पीछे फिर तुषार भी शिफ्ट हो गया था. तो हम लोग सब 8 नंबर में आ गए थे, और फिर मैं इन सबसे मिला था जब हमारा कमरा सेम हो गया था. लाइक एक ही कमरे में हम 5-6 लोग रहते थे. तब मतलब हम पूरा फ्रॉम में एक ही कमरे में रहता था. ओके. 411. हाँ. एक तो है ना. एक्चुअली यही, अरे मतलब मस्त था. मैं तुषार से मिला था वही फुटपाथ पे, GH9 के बाहर वाले से फुटपाथ है. उसके बाद मैं नमन से फर्स्ट टाइम मिला था PU मार्केट में. जब हाँ उसके बाद हॉस्टल वगैरह ज्वाइन किया था, तो ऑब्वियसली सब अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी. फिर नवंबर के आसपास आई गेस मेरे पैर की 4 उंगलियां टूट गई थी. मस्त, बहुत मस्त इंसिडेंट था वो तो. और ये इंसिडेंट तब हम मेरे सुनना को चाहेंगे. ये इंसिडेंट सुनना चाहोगे? चलो ये खत्म करने के बाद फिर बताऊंगा. तो फिर उसके बाद में BH5 से BH8 में शिफ्ट हुआ था. तो मैं, दर्पण, अर्पित और रजत, हम चारों जने एक ही रूम में रहते थे पहले तो. अच्छे तो वहां से मुझे पता चला था कि मतलब फ्रॉम देयर आई न्यू कि हाँ दर्पण गाता है, दर्पण गिटार बजाता है, और अर्पित भी गाता है, अर्पित भी गिटार बजाता है, एंड रजत हैज अ निक फॉर म्यूजिक.
तो बस बाकी फिर उसके बाद क्योंकि वही हॉस्टल वगैरह में होते थे तो पढ़ाई वगैरह साथ करते थे, तो पहली परफॉर्मेंस हमारी थी ओरिएंटेशन। पढ़ाई हाँ वही द सो कॉल्ड ग्रुप स्टडीज। और हाँ, तो वही पहली परफॉर्मेंस थी हमारी क्योंकि ओरिएंटेशन पे, तो ओरिएंटेशन पे सिंस वी हैड टू गो विद अ नेम रादर देन गोइंग विद an इंडिविजुअल नेम, तब वी थॉट ऑफ नेमिंग ourselves as a band और तब वी केम अप विद द नेम। और ये शायद सुरम्य नाम नमन तूने कॉइन किया था ना? अ, हाँ मुझे याद आ रहा है, नमन कॉइन्ड द नेम सुरम्या, क्योंकि नमन तेरी टीचर का नाम था वो, है ना? मेरी टीचर का नाम है। हाँ तेरी टीचर का नाम है वो, टीचर यस यस यस। हाँ वही अबे देखा, वो ओ स्कूल वाली टीचर। हाँ तो वही तो हाँ, तो दिस इज हाउ एक्चुअली सुरम्या बिगेन मोटा मोटा तो ऐसे ही है। सो बेसिकली आप लोगों की म्यूजिकल जर्नी कॉलेज आके स्टार्ट हुई या इससे पहले भी आप लोग इंडिविजुअली स्कूल के टाइम में कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? क्या था मतलब तुषार भैया? अच्छा, तो यार मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक क्लास 1 या क्लास 2 से। तो मैं केंद्रीय विद्यालय से, लाइक मेरी पूरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है क्लास 1 टू 12। तो वहाँ पे सीखने सिखाने का नहीं है, बट वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स बहुत रखे रहते थे तो मुझे अट्रैक्ट करते थे। और स्कूल की प्रेयर होगी और नेशनल एंथम वगैरह वो सब मैं प्ले करता था स्कूल में सिर्फ क्लास 5th तक। उसके बाद मतलब 3 साल मैंने सिर्फ नेशनल एंथम और स्कूल की प्रेयर्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट से प्ले करता था, ड्रम्स वगैरह प्ले करता था, मतलब 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स। और फिर क्लास 6th ऑनवर्ड्स थोड़ा बहुत मतलब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और उसकी वजह से काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, ग्रुप में कैसे परफॉर्म करते हैं और कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट किस तरह प्ले कर सकते हैं। कीबोर्ड और बेटर सीखने की कोशिश करी। और यूट्यूब वगैरह था नहीं उस टाइम पे, अगर यूट्यूब वगैरह उस टाइम पे होता तो फिर और ज़्यादा सीख सकते थे। जैसा आजकल के मतलब अगर यूथ कोई स्टार्ट करना चाहता है स्कूलिंग पे तो वो यूट्यूब से बहुत कुछ सीख सकता है। हाँ, तो इस तरह मैंने पर्टिकुलरली स्कूल में ही शुरू किया था। और हाँ, क्लास 2nd से 12th तक स्कूल में पार्टिसिपेट करता था मैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स वगैरह। और सुरम्या बैंड में आप क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? अरे जो कोई नहीं बजा पाता वो तुषार को नहीं, हम नहीं। पकड़ा देते हैं, तुषार तू ये बजा ले भाई। नहीं, तुषार का नहीं, है, नहीं, उसको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ आधा घंटा छोड़ दो कमरे में बंद हाँ, करके, ये तो मैंने एक्सपर्ट निकल देखा के है। बाहर निकलेगा। हाँ, एक्सपर्ट नहीं तो नहीं, मैं भाई वो वाली जो चीज़ होती है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा-थोड़ा सब कुछ आ जाता है, थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ पीछे-पीछे भाई साहब के। थोड़ा और बहुत मैं ना हाँ, थप्पड़ मारूंगा। कीबोर्ड थोड़ा बहुत बेसिकली कीबोर्ड प्ले करता हूँ मैं, उसके अलावा जो कुछ मौका मिल जाए। शुभम भैया आप सिंगिंग? हाँ यार, मेरा सिंगिंग था एक्चुअली वही मतलब स्कूल टाइम से ही, फ्रॉम क्लास 2nd मैंने क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू करी थी, तो वहाँ से टिल 7 इयर्स मैंने 7 साल क्लासिकल ट्रेनिंग ली है, क्लासिकल म्यूजिक की। बाकी स्कूल लेवल पे स्कूल कॉम्पिटिशन्स में और बाकी स्कूल लेवल पे स्कूल कॉम्पिटिशन्स वगैरह में होता था कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो गए, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन हो गए, थोड़ा बहुत इनमें पार्टिसिपेट करना होता सिंगिंग वगैरह में ही। पर हाँ, मेरा मेजर सिंगिंग ही था टिल क्लास आज तक। मैं इंस्ट्रूमेंट कम ही बजाता हूँ, प्ले नहीं कर नहीं पाता एक्चुअली मैं प्ले, पर हाँ ठीक है, स्टिल ट्राइंग। एंड नमन भैया आपका कैसा है? है परकशन प्ले करता है। यार नमन भैया तू बता। मेरा भी ऐसी था, लाइक मैंने अराउंड क्लास 3rd से म्यूजिक में इंटरेस्ट ले रखा है। मैंने भी थोड़ा बहुत क्लासिकल की ट्रेनिंग ली थी, लाइक नॉट दैट मच, थोड़ा बहुत। एंड बेसिकली मैं फ्लूट प्ले करता हूँ, लाइक मैंने उसको सीखा है मेजरली फ्रॉम यूट्यूब, और अपने आप थोड़ा सा 1-2 क्लासेस ली थी, बट मेजरली फ्रॉम यूट्यूब। सो केवन भी प्ले करता हूँ मैं थोड़ा सा, इसी ने सिखाया था तुषार ने। तुषार भैया ने बहुतों को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाए हैं। तो अब बढ़ते हैं कि आप लोग का, जैसे मुझे हम सबको पता है कि आप लोग बहुत सारे क्लब्स में थे, आपके हर क्लब में आई गेस कहीं ना कहीं छाप है। तो एक एक करके आप ये बताइए आप कौन से क्लब के पार्ट्स रह चुके हैं? तुषार भैया? अच्छा, तो मैं ऑस्मियम में और बीपीसी में और अ, अपने यूफोरिया जो म्यूजिक क्लब है
तो बेसिकली इन तीनों क्लब्स में मेजरली मैं था, और उसके अलावा किसी भी क्लब का अगर कोई इवेंट हो रहा है और उसमें परफॉर्मेंसेस की जरूरत है, तो फिर मैं वो देख लेता था कि हाँ कौन सा ग्रुप परफॉर्म कर सकता है। तो जूनियर्स हो या सीनियर्स हो, गूंज में जो भी ओसीज वगैरह होती थी, मैंने सारे गूंज की ओसीज में मतलब मैं था। तो हाँ बेसिकली रोड ट्रैक वो तो आउट ऑफ कॉलेज का हो गया ना, तो आउट ऑफ तो कॉलेजेस में फिर मैं अपने अलग दूसरे ग्रुप्स में था, रोड ट्रैक में था, और अदर थिएटर ग्रुप्स मैंने ज्वाइन करे हुए थे जो चंडीगढ़ में प्रोफेशनली प्ले करते थे। तो हाँ कॉलेज के बाहर। सबसे ज्यादा हाथ पैर हम सब में से तुषार सर ने फैलाए हुए थे। हाँ पैर फैलाए थे बहुत सही में ज्यादा। बता रहा हूँ, मैं अकेला नहीं कह रहा है, नमन भी है यहाँ पे, नमन से पूछ लियो, और अगर किसी और से पूछना है, किसी से भी पूछना है ना, हमारी एरिया के बंदे से पूछ लियो, सबसे ज्यादा हाथ पैर जिसने बाहर की दुनिया में फैलाए हुए थे वो तुषार था हम में से। फुल शुभम एक्सपोजर भैया बाजी। आपका? चल नमन भैया बताओ। शुभम भैया आपका? अच्छा मेरा, सॉरी यार, मेरा तो देख, मैं फर्स्ट ईयर से ही ऑस्मियम ज्वाइन किया था और मैं आज तक ऑस्मियम कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब पास आउट होने के बाद भी। पर ठीक है, मेरे को पसंद है तो मैं करता हूँ, मजा आता है मेरे को। और उसके बाद यूफोरिया, मैकबोर्ड में मैं 3 साल रहा था। मैकबोर्ड में जब मैं मैकबोर्ड में था तो मैं पे हाँ, जो हमारा कॉलेज का न्यूज़ लेटर है उसका एडिटर था, और बाद में सब को कन्वीनर बना था। यूफोरिया में वही तुषार के साथ थोड़ा बहुत एज अ मेंटोर, बाकी हाँ बस मेरा इतना ही था। नमन भैया आपका? यार मेरी जर्नी स्टार्ट तो ऑस्मियम से ही हुई थी। लाइक मैं ऑस्मियम अभी तक मेरा चल ही रहा है। फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर लिया था मैंने ऑस्मियम, एंड उसके अलावा मैंने पी क्लब करा था एज सेकंड मेजर ग्रुप इन माय कॉलेज लाइफ। यूफोरिया में भी मैं लाइक आई एम नॉट अभी, मतलब जब यूफोरिया स्टार्ट हुआ था हम लोगों का फोर्थ ईयर ऑलरेडी इन प्रोसेस था, तो और फिर मेरे लास्ट 6 मंथ्स तो मेरे इंडिया में थे ही नहीं, तो मैं आज पार्ट ऑफ यूफोरिया भी हूँ। बट यार दीज आर ऑल द क्लब्स। बट हमारे सूत्रों से हमें पता लगा आप डीएसी के भी पार्ट रह चुके हैं। डीआईसी हाँ क्लब एक्चुअली नहीं था ना, डीएसी क्लब क्लब नहीं था नहीं, ना वो ठीक है, तो। टेक्निकल कमेटी। या वो डीआईसी मैंने अराउंड 3 इयर्स, 2.5 to 3 years ओके। दिया है डीआईसी को भी, ममता तो मैडम की डीआईसी। बेसिकली ये जो वीडियो है मेनली इसकी टारगेटेड ऑडियंस वो होगी जो अभी फर्स्ट ईयर आया है या जो अभी इंजीनियरिंग स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे। तो नमन भैया, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट डीआईसी कि अगर किसी बच्चे को स्टार्ट करना है, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इन कॉलेजेस की सीएसआईटी में हो तो ही डीआईसी में काम कर सकते हो, ईसी मैकेनिकल वाले नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है? है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक कि अगर तुम सिर्फ सीएसआईटी के हो तो ही डीआईसी में ले सकते हो। लाइक वो हम लोगों का ना इंटरव्यूज होते हैं डीआईसी में बेसिकली। सो ओके। वो ब्रांच नहीं देखते, दे व्हाट दे सी इज कि तुम्हें आता है कि नहीं, एंड इफ यू आर विलिंग टू लर्न और नॉट। सो लाइक हम तो लोग ये मैं एनुअल टाइप ऑफ एनुअल रिक्रूटमेंट्स होते हैं डीआईसी में? क्या प्रोसेस एनुअल क्या भी रहता होते है, मतलब किसी को हैं, पार्ट बनना एनुअल है भी तो? होते हैं, लाइक एनुअल होते हैं। वरना तुम क्या कर सकते हो, जो डीआईसी के टीचर हेड्स हैं, लाइक जो मैकेनिकल वाले डीआईसी है वो बेसिकली प्रशांत ममता मैम जिंदल सर संभालती है, और ममता मैम, हाँ। सीएससीआईटी का, एंड बच्चे भी ब्रांचेस का प्रशांत जिंदल सर, ठीक है। ओके। एंड एक नवीन सर की डीआईसी है जो ब्लॉक 1 में है अपने, सीएससी वाली है जो। ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम्हें डीआईसी ज्वाइन करनी है तो जाके इन टीचर हेड से बात करो, एंड दे विल गाइड यू कि कैसे प्रोसेस है। मतलब एनुअल रिक्रूटमेंट्स होते हैं पर तुम बीच में भी घुस सकते हो, हम लोग बीच में घुसे थे। ओके। एक क्वेश्चन और फटाफट से, नमन भैया, अब इसमें लाइक क्या फर्क है कि आपने डीआईसी में प्रोजेक्ट किया है और एक एज अ इंडिविजुअल नॉर्मल एज अ कॉलेज स्टूडेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो, लाइक कितना फर्क पड़ता है आपके रिज्यूमे में, या यार फर्क कैसे पड़ता है, रहता है देख सर? अगर तू इंडिविजुअल सी, हमेशा ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम करोगे तो तुम ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा जिसको तुम बता सकते हो कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है। अब तू लाइक फॉर एग्जांपल इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन बाय योरसेल्फ, ठीक है। तूने अपने लिए प्रोजेक्ट बनाया, एक तूने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, बट उसको हाउ विल यू पब्लिश इट? पब्लिश के पैसे लगते हैं, लाइक व्हेन यू गो फॉर पब्लिशिंग अ पेपर, रिसर्च पेपर, उसके उसकी फीस लगती है, फीस होती है मिनिमम, बे मिनिमम फीस होती है कुछ, व्हिच इज अराउंड लाइक डिपेंड्स ऑन द जर्नल। अगर तू ऊंचे जर्नल में पब्लिश करेगा तो इट्स मोर देन 5,000 6,000 ऐसी फीस भी होती है। तो इफ यू आर वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन, वो पे करते हैं, यू जस्ट हैव टू वर्क एंड राइट, वो पे करते हैं। एंड
Secondly, if they are publishing your paper, you'll be the author. Okay. And being एक पेपर का author होने से बहुत बड़ी बात for a B.Tech student. And like अगर तुम starting से DIC में, तुम आराम से 2-3 पेपर publish कर सकते हो if you work properly. तो बेसिकली ये पेपर्स जो आप जैसे हमने रिज्यूमे में ऐड हो गए, तो क्या ये कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे? रिज्यूमे को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, या सिर्फ रिसर्च साइड जाना अगर बच्चे ने तो ही वो इस चीज को देखे? तुम दोनों के लिए कर सकते हो. लाइक पेपर्स, अगर तू पेपर डालता है अपनी रिज्यूमे में, तो दैट विल बी मोर टुवर्ड्स मास्टर्स कि तुझे फर्दर स्टडीज के लिए जाना है. बट अगर तू उन्हीं पेपर्स का प्रोजेक्ट्स डालता है अपने रिज्यूमे में, दैट विल बी लाइक यू हैव वर्कड इन दिस फील्ड, यू हैव एक्चुअली वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट दैट इज मार्केटेबल. ओके. तो वो हो जाता है कि तुमने कॉर्पोरेट साइड जाना है. तो इट डिपेंड्स कि हाउ यू बिल्ड योर रिज्यूमे. लाइक प्रोजेक्ट्स काम आएंगे, तू पेपर डाल सकता है, but if you are focusing more on research that you have published this papers in this field, that will be more focused towards masters ki higher studies ke liye jana hai. But on the same page, if you are focusing more on projects in place of papers, wo ho jayega ki tune tere ko experience itna hai kaam karne ka, hands on experience itna hai, so you are focusing more on corporate world. Got it. So तुषार भैया, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप बीपीसी के पार्ट रह चुके हैं, तो बिफोर बीपीसी और आफ्टर बीपीसी आपको क्या चेंजेस लगे कि जब आपने बीपीसी ज्वाइन किया? बिफोर बीपीसी, आफ्टर बीपीसी. अच्छा, तो बीपीसी बेसिकली मैंने ज्वाइन किया था क्योंकि कॉलेज में जो इवेंट्स होते थे, और किसी भी तरह का इवेंट हो रहा हो, कहीं ना कहीं बीपीसी उसका पार्ट होता था, वो मैं देखता था अपने फर्स्ट ईयर में. अच्छा, फर्स्ट ईयर में मैं बेसिकली कॉलेज का ऑस्मियम मैंने ज्वाइन कर लिया था क्योंकि ऑस्मियम के इंटरव्यूज अर्ली हो गए थे. बट फिर मेरे घर में कुछ मतलब ट्रेजेडी हो गई थी, तो मैं 1 महीने के लिए घर चला गया था, और उसी ड्यूरेशन में सारे इंटरव्यूज हुए थे, मतलब कि बीपीसी, टीपीसी और रोटरैक्ट वगैरह. तो मैं उस टाइम पे कोई भी इंटरव्यू नहीं दे पाया था, तो मैंने बीपीसी सेकेंड ईयर में ज्वाइन किया था. और अगर डिफरेंसेस की बात है तो मुझे मतलब चीजें ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता था हमेशा से, और मैं देखता था कि बीपीसी जो है वो ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज कर रही है, उनके खुद के इवेंट हैं, मतलब अपना आगाज और नॉट आगाज, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, लेगेसी. लेगेसी का फर्स्ट ही वो था जो हमने स्टार्ट किया था. तो फिर ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे. तो हाँ, मतलब कि बेसिकली लीडरशिप क्वालिटीज थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है, इंटरेक्शन लोगों से बढ़ जाता है, सीनियर्स से इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है कॉलेज लाइफ में. फर्स्ट ईयर की जो भी फ्रेशर्स है उनको मैं मतलब यही बोलूंगा कि आपस में फ्रेंडशिप तो करो ही करो, बट सीनियर्स से इंटरेक्शन जरूर रखना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है काइंड ऑफ. अगर मुझसे पूछोगे तो बहुत हेल्प करता है वो हमेशा. और हाँ, बीपीसी की वजह से मतलब नेटवर्किंग बहुत इम्प्रूव हुई, और इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करे. हाँ, व्हाइट हिल प्रोडक्शंस वालों को भी जानने के बाद हाँ, मतलब कि हर तरीके के मतलब बीपीसी में सब लोग आते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, कोडिंग हो, सारे ही होते हैं. हर ब्रांच इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, मतलब किसी भी ब्रांच की वहां पे वो भी नहीं है मतलब मेजॉरिटी या माइनॉरिटी. दैट्स गुड. शुभम भैया, आपका कैसे रहा बिफोर एंड आफ्टर इन ऑस्मियम? क्या आपने अपने मेरा आफ्टर ऑस्मियम तो अभी तक नहीं आया है भाई. स्टिल एक मेरा ना बिफोर before ऑस्मियम एग्जिस्ट Osmium नहीं कैसे है यार. देख मैं बता, देख बिफोर ऑस्मियम कहोगे तो वही मेरा कॉलेज लाइफ, सॉरी स्कूल लाइफ थी, क्योंकि मेरी कॉलेज लाइफ तो एक्चुअली वही अगस्त में हम आए थे, और अगस्त एंड में मैंने ऑस्मियम ज्वाइन कर लिया था. ठीक है, तो द पॉइंट इज कि मेरा बिफोर ऑस्मियम 1 महीना था, जिस 1 महीने में मैं चीजें ही घूम रहा था, मेरे को पता ही नहीं था. तो देयर इज कॉलेज में तो खास करके देयर इज नो बिफोर ऑस्मियम एंड आफ्टर ऑस्मियम फॉर मी, एंड आई होप देयर इज नो आफ्टर बेसिकली ऑस्मियम आपने फॉर मी. अपनी पर्सनैलिटी में या कुछ भी नेचर में क्या कुछ तो डिफरेंस आया होगा ना, कि मैं इससे बच्चों पहले को आप पीटने लग गया था यार ऑस्मियम में आने के पहले नहीं पीटता था, पहले डर जाता था. पहले पीटता नहीं था, नहीं डरता तो नहीं था पर पीटता नहीं था. तो ऑस्मियम में आने के बाद मैंने पिटाई करनी शुरू कर दी बच्चों की. अरे नहीं यार, बेसिकली नहीं पता क्या डिसिप्लिन आ गया आपकी लाइफ में कि थोड़ा कोई बहुत. चीज हाँ परफेक्शन के एक्चुअली साथ होनी चाहिए. बस मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपने आप को इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज कर सकता था जिस लेवल पे मैंने ऑस्मियम में किया था. नमन को पता है बात. हमारी प्रैक्टिसेस होती थी जब हम स्टेज प्ले कर रहे थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. इट वाज सेकंड ईयर, 4th सेमेस्टर था शायद से ये. हमारी प्रैक्टिसेस होती थी नवंबर और दिसंबर में, मॉर्निंग 6:30 to 9. हम 9 से 5 क्लास लगाते थे,
और फिर 5 to 8 प्रैक्टिस होती थी फिर से। और जब एक बार हमें थापर जाना था, दैट वाज नवंबर 2018, थापर में हम लोग स्किट लेके गए थे, स्ट्रीट प्ले लेके गए थे, बैंड परफॉर्मेंस लेके गए थे। मैं, नमन, हम दोनों तीनों में थे। और जो बजती थी ना पूरे दिन के एंड में होते होते, मतलब वही मॉर्निंग बैंड बज 6:30 to जाती 9, थी। वही तो ना, मॉर्निंग 6:30 to 9 स्टेज की प्रैक्टिस, शाम को स्ट्रीट की प्रैक्टिस, आने के बाद खाना खाते थे, फिर बैंड की प्रैक्टिस 1 घंटा, और फिर हम थक के सो जाते थे क्योंकि सुबह 6:30 बजे फिर से उठना होता था। और मतलब मेरे सोच को कभी नवंबर नहीं, में और ये नवंबर की बात होती थी, इतनी ठंड मतलब हो रही होती थी, हम ऐसे नंगे सही पाँव में। घूम रहे हैं, कुल्फी जम जाती थी। तो बट द पॉइंट इज कि मेरे को कभी नहीं पता था कि मैं इतना ऑर्गेनाइज हो सकता हूँ अपनी अप्रोच में किसी चीज को लेके। इतनी डेडिकेशन मैंने आज से पहले तो सच्ची बताऊं किसी को लेके नहीं देखी थी। जेई के लिए अगर इतनी डेडिकेशन होती शायद मैं पता नहीं यूआईटी ना आता। तो भगवान ने कहा था नहीं नहीं बेटा तेरे को ऑसमियम जाना है, तो यहाँ पे नहीं चाहिए कि आगे के लिए बचा के रख। तो माइट बी द रीजन, हाँ डेस्टिनी, पर ठीक है, आई एम हैप्पी, मोर देन हैप्पी। वन थिंग, सेकंड थिंग, मेरी क्रिएटिव जूसेस बहुत ज्यादा फ्लो करने लग गए थे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, जब मैंने ऑसमियम कंटिन्यू किया। मेरी राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करी और मेरी म्यूजिक सेंस काफी ज्यादा डेवलप हुई ऑसमियम की वजह से, कह सकते हैं। क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेस के लिए तुषार को और मेरे को, मतलब तुषार को मेजरली, और लास्ट ईयर में हमने म्यूजिक पे काफी काम किया प्लेस के। स्ट्रीट में मैं देख लेता था, स्टेज में तुषार देखता था, और लास्ट वाला जो स्टेज है उस पे मैंने देखा था। एंड इट वाज एक्चुअली वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस, बहुत मजा आता है। तो हाँ, मेरी क्रिएटिव सेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हुई ऑसमियम की वजह से। मेरी डिसिप्लिन, मेरी बॉडी में डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा आ गया ऑसमियम की वजह से। अब मैं सोच रहा हूँ वापस ना चले जाए बस, पर ठीक है, आई एम ट्राइंग टू कीप इट इन माई बॉडी। सभी जैसे एक्स्ट्रा कोकरिकुलर में काफी एक्टिव थे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों का पॉइंटर कितना रहा है? नमन भैया आपका? फाइनल फाइनल पूछ रहे हैं ना? फाइनल हाँ जी, हाँ जी। मेरा 9 9। शुभम भैया? 9 सी 8.99 है, मतलब मेरा ऑलमोस्ट 9 ही हो गया भैया वो। अ, शुभम भैया? 8.2 मेरा है भाई। एंड तुषार भैया? 8.1। तो अब वही बेसिक सा जो बनता है क्वेश्चन, कैसे मैनेज किया ये सब, कैसे? यार बेसिकली ना मैनेज हो जाता है, लाइक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कि तुम को करिकुलर के साथ एकेडमिक्स नहीं कर सकते। लाइक अभी जैसे शुभम ने बताया था कि हम लोगों की मॉर्निंग भी प्रैक्टिस होती थी, इवनिंग भी प्रैक्टिस होती थी पूरी। बट द थिंग इज कि देख, दो चीज होती है। एक तो आई अंडरस्टैंड कि तुम कॉलेज में हो तो बच्चे के लेक्चर्स में ध्यान नहीं देते, तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी तो इतना पढ़ के आए हैं 12th में, अब क्यों ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लेक्चर्स में, लाइक अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, भले इंटरेस्ट ना रहो, थोड़ा सा ध्यान क्लास में दो, एंड एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ लो। मतलब हम लोग एक हफ्ता पढ़ते थे मैथ्स एग्जाम से पहले। हाँ सही बात है। मतलब मैं एक हफ्ता पहले हम सिलेबस निकालते थे कि क्या आने वाला है, ठीक है, सारी नोट्स वगैरह अरेंज होते थे, एंड एक हफ्ता सिर्फ रिगरस स्टडी, कुछ नहीं हुआ, आलतू फालतू का कुछ नहीं हो जाता। लाइक सी, हमारे कॉलेज में ना यूआईटी में टीचर्स मार्क्स दे देते हैं अगर तुमने कुछ लिखा हो तो। कुछ कुछ ऐसा होता है कि तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है कुछ कुछ एरियाज में, वरना टीचर्स मार्क्स दे देते हैं। तो 8 पॉइंटर लाना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा मैकेनिकल ब्रांच का मैं इसलिए कहता हूँ वहाँ डिफिकल्ट है क्योंकि वहाँ के टीचर्स स्ट्रिक्ट हैं थोड़े, बट इन जनरल टीचर्स मार्क्स दे देते हैं आसानी से। 8 पॉइंटर इज इजी। शुभम भैया, तुषार भैया, आपका भी जैसे सेम ही रूम पे थे आप लोग, तो सेम ही शेड्यूल रहा? हाँ यार, ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट। सबसे बड़ी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा बस कि देख, हमने जितने भी क्लब्स ज्वाइन किए ना, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स चलाते थे। तो अगर मेरे एग्जाम्स है तो उनके भी एग्जाम्स है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि क्लब एक्टिविटीज जितना हवा लोग बना देते हैं ना, उतनी हवा नहीं होती है। एवरीथिंग कम्स टू एन हॉल्ट हर क्लब में व्हेन यू हैव योर एग्जाम्स, चाहे तुम्हारे नॉर्मल प्रैक्टिकल्स ही क्यों ना हो। तुम उन्हें बोलोगे ना कि हाँ यार, अगर मैं स्टार में हूँ, इफ आई एम इन ऑस्ट्रिया, इफ आई एम इन बीपीसी, मैं उन्हें बोलूंगा ना कि यार देख, मेरा नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल है, तो मैं आज तो एटलीस्ट कोई काम नहीं करूंगा। फॉर द प्रीवियस 2 days आई वोंट बी वर्किंग, क्योंकि मेरा एक हफ्ते बाद एग्जाम है। तो मेरा मंडे को एग्जाम है, आई विल टेक माय लीव ऑन फ्राइडे। फ्राइडे सैटरडे संडे में पढ़ाई करेगा। और फ्राइडे सैटरडे संडे किसी भी एग्जाम, अगर मैं सिंगल सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ ना, फ्राइडे सैटरडे संडे इज मोर देन इनफ टू स्कोर एन 8 पॉइंटर। बहुत ईजी होता है। ये सबसे बड़ी बात है। मैकेनिकल के अलावा हर ब्रांच के टीचर नंबर दे देते हैं, वो एविडेंट है। तो बस यही है, क्या टाइम मैनेज करना चाहिए और हो जाता है आराम से। बहुत मस्ती मारी है हम चारों ने, हम सब ने बहुत मस्तियां मारी हैं। और
यार मतलब हाँ मार्क्स मैं तो कहूंगा ठीक आ गया भाई, देख कम तो नहीं है, मेरे को नहीं लगते तो। तुषार भैया आपसे एक ऐसा क्वेश्चन, आपके अकॉर्डिंग एक डिसेंट सीजीपीए कितनी होगी बच्चे की जो इंजीनियरिंग कर रहा है, कितनी रखनी चाहिए उसे? वैसे तो ब्रांच पे डिपेंड करता है, बट अगर मेरे से पूछोगे तो 7.5 इज अ decent CGPA. तो 7.5 and above is a decent CGPA, and अगर 7 to 7.5 है तो भी that's not bad, but at least 7 रहनी चाहिए. लाइक बताने में भी सही लगता है, और अगर आप मतलब इंटरव्यूज में भी बता रहे हो अपनी सीजीपीए, जो पूछते ही पूछते हैं लोग, कहते हैं कि जरूरत नहीं होती. अगर आपने कुछ बहुत ही टेक्निकली आपने बहुत स्ट्रांग कुछ किया है, कोई बहुत स्ट्रांग इंटर्नशिप करी है या कोई बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्ट बनाया है, तब मे बी आपका सीजीपीए अगर कम है तो उतना फर्क नहीं पड़ता, बट अदरवाइज 7.5 के अबव होनी चाहिए. और दैट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली, मतलब क्योंकि देखो जितने भी लोग तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं, नमन और शुभम हो गए, तो इनसे काफी कम था मेरा मतलब स्टडीज में. मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का सीजी 6.5 से भी कम था, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, मेरा 6.5 से कम सीजी था मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का सीजी. ठीक है, तो उसके बाद मैं सोच रहा था क्या करना है, कैसे करना है. फिर वही सीनियर्स से मैंने बहुत इंटरेक्शन किया इस बारे में, तो उन्होंने बोला कि पेपर लिखना आना चाहिए. अगर आप पेपर में मार्क्स स्कोरिंग करना आपका टारगेट है, ठीक है, तो आपको पेपर लिखना आना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट आप लिख रहे हो उसमें थ्योरेटिकल ज्यादा चाहिए, या एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा देने हैं, ये डायग्राम बनाने से आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे. तो ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पढ़ाई तो आप करोगे उसके अकॉर्डिंग, मतलब मेरे हिसाब से हार्डवर्क जेई तक बहुत अच्छी बात है, आपको हार्डवर्क चाहिए था, बट कॉलेज में आके स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है. क्योंकि मैंने कभी कभी ऐसा होता था कि कहीं कमिटमेंट दे दिया है और प्रैक्टिकल अगले दिन भी है, तो फिर स्मार्ट वर्क और स्मार्ट स्टडी करने से आपके मार्क्स आ जाएंगे. मार्क्स इज नॉट अ बिग डील, बट हाँ अपना हमेशा गोल सेपरेट रखना. मतलब अगर तुम्हें कोई एग्जाम टारगेट करना है, तुम्हें कैट टारगेट करना है, या तुम्हें जीमैट टारगेट करना है, या तुम्हें गेट टारगेट करना है, तो उसका शेड्यूल अलग होगा. उसको और कॉलेज एग्जाम को मिक्स मत करना कभी भी. मतलब फ्रेशर्स के लिए मैं ये बताऊंगा, फ्रेशर्स हो तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी नहीं करोगे, बट जब भी थर्ड ईयर में चले जाओगे तो सेपरेट स्टडीज का वो रखना कि हाँ ये मैं एमटेक के लिए या मैं गेट के लिए पढ़ रहा हूँ, और ये मैं अपने कॉलेज एग्जाम्स में स्कोर करने के लिए पढ़ रहा हूँ. तो दैट्स हाउ थिंग वर्क्स बेसिकली मेरे मेरे पर्सपेक्टिव में. ओके, सो मेरे पास कुछ मिथ्स हैं जो लाइक फर्स्ट ईयर्स या कोई भी आउट जो इंजीनियरिंग नहीं करता बच्चा उसको होते हैं कि इंजीनियरिंग लाइफ में ये सब कुछ तो होता ही होगा. तो फर्स्ट मिथ इज इंटॉक्सिकेशन इज नेसेसिटी पार्ट ऑफ इंजीनियर्स लाइफ. शुभम भी आपका क्या टेक है इस पे? क्या इंटॉक्सिकेशन इंटॉक्सिकेशन is necessary part of engineer's life. नहीं, व्हाट एग्जैक्टली इज इंटॉक्सिकेशन, पहले ये बताओ. नशे. हाँ तो देख, ये गलत है, मैंने तो नहीं किया आज तक, ठीक है. और सेकेंडली मैंने अच्छा ठीक है, मैंने ट्राई भी नहीं किया फर्स्ट ऑफ ऑल. बट हाँ, अगर आप सिर्फ ट्राई करने के लिए कर रहे हो, नो योर लिमिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना. ट्राइंग इज नॉट बैड, एडिक्शन इज बैड, बस. तो आपके लिए ट्राइंग की लिमिट कितनी है, लाइक एक बार, दो बार? यार एक देख बार. पता क्या, आपने ट्राइंग एक की एक ट्राइंग तो एक बार ही होता है, ठीक है. बाकी एडिक्शन इज डेली, ओके विच इज बैड. या वीकली बट भी. वीकली भी एक्चुअली नॉट वेरी गुड, बट हाँ बाई मंथली इज नॉट अ प्रॉब्लम. कि हाँ चल ठीक है, दोस्त है साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जरूरत नहीं 2 महीने पड़ती में पर एक बार. हाँ पर हाँ ऑब्वियसली जैसे ना मैंने बोला, नॉट अ जरूरत नहीं पड़ती नेसेसिटी. है. नॉट अ नॉट अ नेसेसिटी नेसेसिटी. एट ऑल. वो मेरा ग्रुप ऐसा था, मेरे ग्रुप में नमन के अलावा सारे पीने वाले थे. ओके. हाँ मेरा ग्रुप ऐसा था, नमन के अलावा सारे पीने वाले थे, तो इसलिए बाय मंथली मैंने शायद एक दो 2 बार ट्राई किया, सिर्फ तो 2 बार में बेसिकली और छोड़ बिना दिया. बिना इंटॉक्सिकेशन के एक आराम से इंटॉक्सिकेशन निकल वाले दिया ग्रुप में भाई, रह कोई सकता है दिक्कत बंदा नहीं. ना, मतलब. हाँ रह सकता है भाई, रह सकता है, मैं पूरा हूं देख ना, मैं हूँ. लाइव एग्जांपल है वो. लाइव एग्जांपल है. ओके. और ऐसा कोई सीन नहीं है, इट इज नेवर अ नेसेसिटी. तो अब सेकंड में नमन भैया से मेरी कि कॉलेज लाइफ में एक रिलेशनशिप होना एक वो है, स्टेटस सिंबल है, और उसका जब वो खत्म हो जाती है चीज तो बच्चा एक लाइक
करियर डिस्ट्रॉय वाले पाथ पे चला जाता है, तो इस पे क्या टेक है अभी आपकी? ये तुझे तुषार से पूछना नेक्स्ट चाहिए। क्वेश्चन। नहीं नमन बढ़िया, सबसे सही वाला तूने चूज किया। चलो भाई नमन। गुड। भाई देख भाई, मैं तो नहीं था किसी भी रिलेशन में पूरे कॉलेज में। लाइक आई वाज नहीं, नॉट जैसे इनटू एनी। फर्स्ट ईयर होते हैं वो आते हैं भाई, जैसे लड़के होते हैं भाई, लड़कियां होंगी, लड़कियां हाँ, होती है अबे लड़कों से मिलेंगे, जबकि ऐसे ऑलरेडी ग्रुप हम अच्छा पहले होना एक चाहिए। कोएड कॉलेज स्कूल में पढ़ के आए हैं सभी। हम्म। बहुत कम बच्चे होंगे जो प्रॉपर गर्ल्स है, प्रॉपर बॉयज में पढ़ के आए होंगे। तो एक वो होता है ना, एक्साइटमेंट होती है भाई, एक लड़की दोस्त बन जाए, एक लड़का दोस्त बन जाए, तो उस पे क्या टेक है आपका? देख, ऐसे नेसेसिटी सी नहीं है, पर ग्रुप अच्छा होना चाहिए। आई से कि ग्रुप, लाइक मजा आता है कॉलेज में अगर तुम्हारा ग्रुप अच्छा ग्रुप है और तुम लोग ना लाइक फन लविंग ग्रुप है तुम्हारा, तो कॉलेज लाइफ अच्छी कटती है उससे। मेरा था यार, मेरा बहुत बड़ा ग्रुप था फर्स्ट ईयर में तो। हाँ, अभी थैंक्स फॉर एडिंग कैसे? फर्स्ट ईयर में तो। तुषार भैया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? यार देखो भाई, जो तूने करियर डिस्ट्रॉय वाली बात बोली ना, वो हाँ, वैसा नहीं। वैसा मैं, अब देखो ये बहुत ही इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात है कि कौन सा बंदा उसे कितनी सीरियसली ले रहा है। ठीक है, अगर देखो प्रॉपर रिलेशनशिप्स की बात है तो मैं फ्रेशर से यही बोलूंगा कि एक्सपेक्टेशंस ना दोनों साइड से क्लियर रखना कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, एंड ऑलवेज बी ऑन अ सेम पेज, नेवर बी ऑन डिफरेंट पेजेस। क्योंकि अगर जो भी करियर डिस्ट्रॉय वाली बात है, या सीजी गिरने वाली बात है, या इंटॉक्सिकेशन वाली बात है, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हो जाती हैं अगर ऐसा कुछ हुआ है आपकी कॉलेज लाइफ में। तो मतलब मैंने देखे हैं ऐसे बंदे। तो ऑलवेज बी ऑन द सेम पेज, और never take too seriously यार, you are not old enough to take these things too seriously in college, मतलब फर्स्ट हाँ, हम सेकंड में लोग तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ अभी तो तुम आए हो कॉलेज में, लाइक दैट्स द थिंग। फर्स्ट ईयर ये तुम्हारा। हाँ ओके। और हाँ यही बात है, मतलब नो योर लिमिट्स इधर भी। क्या, और मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग टू बी इन अ रिलेशनशिप इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। और अगर आप 4 साल तक सिंगल हो मेरी तरह तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तेरी तरह नहीं तो भाई, हम सारे ऐसे ही हैं। हाँ, हाँ। तो बोथ ऑफ थिंग्स विल वर्क। और फ्रेंड्स तो बनते ही हैं यार, जरूरी नहीं है कि अगर आपको फ्रेंडशिप करनी हो तो आपको रिलेशनशिप में ही आना जरूरी है। अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं और मतलब हम काफी फ्रैंक होते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, डिस्कशंस करते हैं और सब कुछ होता है। तो रिलेशनशिप जरूरी नहीं है, बट अगर है तो इट्स अ गुड थिंग। मे बी आप हम पर्सनल लेवल पे ज्यादा कनेक्ट करते हैं उसके बाद, लेकिन अगर आप ब्रेकअप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको नेवर नेवर टेक दैट टू सीरियसली। हाँ सर पे मतलब मत 15 चढ़ने दो। हाँ यार इस पे एक बेसिकली। चीज बोलना चाहूंगा, मतलब ऐसे टाइम इतना ठीक है, पर द पॉइंट इज एक्चुअली द दिक्कत आज पॉइंट ये है कि बॉलीवुड इज ग्लोरीफाइंग दिस स्टफ टू मच। सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि बॉलीवुड इज ग्लोरीफाइंग इंटॉक्सिकेशन टू मच, बॉलीवुड इज ग्लोरीफाइंग बॉलीवुड इज ब्रेकअप। ग्लोरीफाइंग एवरीथिंग टू मच। यार नहीं यार, ये पॉजिटिव ट्रेड्स को नहीं लेते हैं, दिक्कत यही है, पता है तेरे को? हाँ। हार्डवर्क ग्लोरीफाई करने के लिए कितनी कम मूवीज बनी है, पता है? और वो हम्म ऐसे होती है कि बस दिक्कत वही आ जाती है, कबीर सिंह इतनी चली क्यों चली, मेरे को नहीं समझ आया आज तक। ठीक है, हम्म उसमें ब्रेकअप को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया है, ड्रिंकिंग को इतना ज्यादा हम्म। ग्लोरीफाई किया है। बॉलीवुड ग्लोरीफाई स्टफ दैट इज नॉट नेसेसरी। ये मेरा चलो पर्सनल टेक है। लेट्स नॉट गो देयर, बट अरे हाँ। मतलब हाँ, मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि बच्चे सीख के वहीं से आते हैं ना, तो कॉलेज में हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रेकअप कभी हम्म सिर पे नहीं चढ़ता है। ऑलवेज हैव अ गुड सर्कल, जैसे नमन ने बोला। हो सकता है कि हाँ, तुम अगर रिलेशनशिप में हो तो एक अच्छे लेवल पे कनेक्ट करती है, जैसे नमन वो तुषार ने बोला, बट द पॉइंट इज कि आप अपने दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छे लेवल पे कनेक्ट कर सकते हो। हम सारे साथ में हम्म। रोए हैं, साथ में हंसे हैं, साथ में टूटे हैं, साथ में खाए हैं, सब होता है। बहुत मजे करे। Okay, so those who are watching this video till now, I'll again repeat the disclaimer. The views and opinions expressed are those of the speakers and are not intended to offend anyone or any organization. This podcast Yep. is just an interaction among engineering students. Kindly take it lightheartedly. So Yeah. I'll continue further. Tusharvia, like you told that you were interested, like indulged in music activities from class 1, right? So, Pass 1 2 हाँ. ab, yeah. So tell me, what's the thin line between passion and hobby? पैशन एंड हॉबी। अच्छा, हॉबी यार ऐसा होता है कि if you're not involved then also you're okay with it, like
पैशन मैं ऐसे कहूंगा कि अगर आपके सामने कोई प्ले कर रहा है, गिटार प्ले कर रहा है और गा रहा है, और अगर आप उसके साथ जाके गाने पे मजबूर हो रहे हो, दैट्स योर पैशन, ठीक है। एंड अगर वो सामने वाला बंदा जो भी पब्लिक में है और वो माइंड नहीं कर रहा, तो लाइक यू कैन जॉइन देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और हॉबी है, अगर मैं उसको देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ओके आई विल आल्सो लर्न हाउ हाउ ही इज सिंगिंग, एंड देन आई विल आल्सो डू दिस एंड डू दैट। एंड मतलब हॉबी बहुत ही क्या बोलूं, कैसी चीज हो जाती है कि हॉबी कुछ भी हो सकता है। मतलब स्केच करना भी एक, मतलब मैं अगर म्यूजिक, बट मुझे स्केचिंग भी पसंद है, तो स्केचिंग भी मेरी हॉबी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक हफ्ता बिना स्केचिंग करे मुझे ऐसा लग रहा है कि यार समथिंग इज मिसिंग। सो when you feel something is missing when you're not doing that, I think that's your passion. Like you can't live without that thing for too long. That's तो definition of आई passion गेस for me. म्यूजिक तो फिर आपका पैशन है, Yeah, obviously. बिकॉज हाँ आप नहीं रह सकते अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बिना। वो ये हाँ सारी पब्लिक मतलब परफॉर्मेंस ज्वाइन करता है। एक इंसिडेंट था हैदराबाद एयरपोर्ट पे। हैदराबाद एयरपोर्ट। एक्चुअली देयर वाज अ पब्लिक परफॉर्मेंस गोइंग ऑन एंड तुषार Okay. humbly asked them कि प्लीज may I join? तो they हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, join us। और literally मैंने they didn't even understand, like they were playing some South Indian stuff, and I didn't knew what they are playing. I just asked them, I said, do you play Hindi songs also? They told yes, which song? Like they thought I'm going to request some song to them. Like Okay. I said, I want to join you. I have a harmonica of this scale, and can you play this song? Then they said okay, come on, let's do it together. और फिर So तुषार हाँ, सर ने अच्छा लगता impromptu है। एयरपोर्ट पे परफॉर्मेंस करी थी। Oh, that's great. It's a good feeling. सो आई गेस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर बेस्ट आंसर तुषार भी कर सकते हैं कि पैशन को करियर बनाने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइक जैसे अब आप कॉर्पोरेट जॉब में चले गए हो बट म्यूजिक इज योर पैशन, तो हम्म क्या आपके माइंड में फर्स्ट बैक ऑफ द माइंड में आया ये चीज कि मेरे को म्यूजिक ही कंटिन्यू कर लेना चाहिए, क्यों मैं कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहा हूँ? यार गुड क्वेश्चन। तो देखो इस चीज को आंसर करने के लिए सबसे पहली बात है कि जो भी आर्टिस्टिक चीजें हैं जिनको आप करियर बनाना चाहते हो, खासकर इंडिया में, ठीक है, तो मार्केटिंग बहुत जरूरी है। आपके पास पैसा होना चाहिए ठीक ठाक। यूट्यूबर आप बनना चाहते हो तो ठीक है, बट सबको पता है कि यूट्यूब में पैसा नहीं है। यू कांट अर्न मनी थ्रू यूट्यूब ओनली। लाइक मतलब आप अगर महीने में 2 वीडियोस भी अपलोड कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं और यूट्यूब के थ्रू सोच रहे हैं। तो देखो, तुम्हें यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए काफी अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा। अगर तुम नॉर्मल वीडियो डाल रहे हो तो उसमें व्यूज नहीं आएंगे, और व्यूज लेने के लिए आपको एटलीस्ट एक सॉन्ग में 10-20,000 खर्च करने ही पड़ेंगे, और उसके बाद तुम्हारे वो पैसे वापस आते कि नहीं आते वो तुम्हें नहीं पता। और दूसरी बात ये है कि यार बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग ऑलरेडी हैं। ये मुझे इसलिए पता है कि मेरी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। मतलब चंडीगढ़ के बड़े से बड़े म्यूजिशियन से ये नहीं कहूंगा बातचीत है, बट हाँ मैं जानता हूँ सबको, और मुझे पता है कि सबका लेवल क्या है। और पर्सनली अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम नॉट अ लाइक trained musician, right? I'm just like, it's my passion and I do it. I learn different instruments. I learn how to sing more genres, or learn to how they are doing in Indian classical, how they do in jazz, how they do in some other genres. But I'm not, like I said, I'm jack of all, master of none. So if you want to make career of it, you have to be master of something. ठीक है, तुम किसी भी रियलिटी शो में देख लो, या फिर अगर करियर ऑप्शन बनाने की सोच रहे हो, तो यू हैव टू गो विद मास्टरी। लाइक इट शुड बी टेक्निकल नॉलेज plus passion plus the main thing is practice. It requires a lot of practice to be a good musician, or to make career in music. I'm talking only about music, but for other art forms also, practicing is the most important thing. If you talk about dancing or acting, you have to give time, okay? So I know people जिन्होंने इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद ये डिसाइड किया कि हमें जॉब नहीं करनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है, बट then they went for separate training itself. Not like कि अच्छा ठीक है इंजीनियरिंग खत्म हो गई, अब चलो मुंबई चलते हैं, या अब चलो यूट्यूब में गाने अपलोड करते हैं। तो that's if you are a very good risk taker
and you have proper background and you have like someone to support you financially also, then yeah, go for it. Maybe it's your luck. Agar main baat karu, there is a musician called Sanam Puri Yes. who who grew through YouTube only. You can like go to his channel and see his videos, old videos. So he grew, and then now he's singing for Bollywood also. But you can see that his old videos, like his first few videos, are also how they are shot in, I think, in some beaches of Malaysia or somewhere else. Then he got famous from there. He was covering old Bollywood songs and all. So that's how you grow, and you should have a proper background and path in your mind if you want to make career of it. Basically, a So plan should be there before a following passion into plan career. should be there, always a plan should be there, and you have to be emotionally very strong, like बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है आपको इमोशनली. सो मतलब मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ, मतलब जानता क्या हूँ, वो हम हमारी बात होती है, उनके उनके इंस्टाग्राम कवर को खुद शाहरुख खान ने शेयर किया है अपने ट्विटर पे, ठीक है ना. Okay. बट देन ऑल्सो ही इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि ही कैन मेक अ करियर इन इट, ठीक है. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियलिटी शोज आर नॉट रियल एट ऑल जो भी इंडिया में हो रहे हैं. तो दैट्स नॉट अ करेक्ट पार्ट टू गो if you are a musician and you are thinking about going to some reality show and you will get famous and then those things. बट हाँ, एक बात और है कि जैसे जो मैंने किया वो सेफ खेला, ठीक है. मतलब आई चोज टू join a firm and play safe and earn some good amount of money for some time. But if you're a good risk taker and you don't want to play safe and you want to like just I can't so say those words, but दुनिया को भाड़ में जाने दो, मुझे जो वही करना जो मैं करूँगा, then you can take a chance, but you have to be on a right path. You don't have to indulge in some intoxications that will waste a lot of money of you. और उसके साथ साथ लोगों से जान पहचान बढ़ाओ. Networking is most important if you want to earn money in like music. Thank you, Tushar भैया. नमन Like भैया, मैं ऐड करना चाहूँगा बस. yes. हाँ, मतलब मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कॉलेज के टाइम पे भी मैंने अर्निंग्स करी है, ठीक है. मतलब अबाउट मंथली 10-15,000 मेरा एक टाइम पे हो जाता था, बट टाइम थोड़ा देना पड़ता था. और आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर मैं इसको इस मतलब सिर्फ गिग्स वगैरह भी करूंगा तो भी 40-45,000 में भी will be some amount that I can earn from this. But that was not very sure. Like you see, the COVID came and Yes. all of that, like सब बंद हो गया. म्यूजिक की कोई परफॉर्मेंस नहीं होती थी. सारे बड़े बड़े म्यूजिशियंस जो मतलब जो एक शो का 50,000 लेते थे, उनकी 3-4 महीने कुछ भी अर्निंग नहीं हुई. तो they were dependent on savings only. तो those things happen also. Thank you, Tushar Yeah, भैया. that's it. Naman, the viewers who are seeing our video, I would like to inform you that Naman Bhaiya has done his 8th semester internship in UK. So, Naman Bhaiya, I would like to know your experience. Like, what was the selection procedure, and when you went there, what was your basic project you were working on? In a brief, like how was the overall experience? Okay, so firstly, I'll tell you the selection procedure. So selection procedure is like the Nottingham Trent University has a MOU with Punjab University. So MOU is Memorandum of Understanding. So what happens is कि वो लोग on regular basis, like this has started last year only. So they on each year they'll pick around 3 to 4 students from a college, final year students, for a 6 months internship, 4 or 6 months internship, and like the internship will be in their university, not in India, in UK. So what they do is they roll out a list of projects. There are around 15 to 20 projects, and the students have to send a cover letter and an SOP, statement of purpose, that why they want to join that project. You can send SOP for multiple projects, and then a committee picks out 4 of them. Out of 15, they pick out 4 of them, and those 4 will be going to UK. Like ऐसा हमारे साथ हुआ था. This was the procedure with us. तो हम लोगों ने just so there was only one project for computer science this time, which was based on robotics and machine learning in robotics.
तो मैंने अपना resume भेजा था, and with that resume I made a statement of purpose कि I excel in ML and AI. I have been working in this field for past इतना years of my college life, did this सब कुछ बताया. Then they finalized like out of 15 students कौन चारों ने pick करने, like who will be going, and like yeah, so it is funded. Not the travel is not funded, the visa is not funded, but yeah, they pay you a bare minimum stipend so that you can live properly in UK. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर शुभम भैया. भैया आपने अपने सामने 3 साल सीनियर, अपना बैच, फिर 3 साल जूनियर भी देख लिए. लगभग इतने सारे बैचेस देखने के बाद ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगा है कि उनकी थिंकिंग में फर्क आया? लाइक आपके सीनियर्स ऐसा कुछ सोचते थे जो आज इतनी सक्सेस पे हैं, और अब आने वाली जनरेशन में ये फर्क आप देख रहे हैं. अच्छा, I would like to extend this question थोड़ा सा. मतलब the seniors I have known are like, मैं डीवी सर के बैच को जानता हूँ, not everyone, but हाँ कुछ लोगों को तो जानता ही हूँ through Osmium only. डीवी सर And बहुत the पुराने main point- बैच के, बहुत पुराने बैच के. हाँ, Yeah, इनका yeah, अभी तक yeah, रिवाइड हुआ yeah. था उनके साथ भी रिसेंट यूट्यूब पे. तो वही तो एक्चुअली अब द पॉइंट इज कि I have seen so many batches. The main thing which I feel is हर बैच में with every coming batch the value of hard work is decreasing. ये मेरे को सबसे ज्यादा बात लगती है. और मैं हमेशा बोलता भी था, मैं नमन को बोला भी था कि नमन देख यार, हमसे जो नेक्स्ट बैच आया वो काफी खराब है, उससे जो नेक्स्ट बैच आया वो शायद ठीक है, पर बाद में पता चला तो वो और भी खराब है. पर अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो अब जो नेक्स्ट जो करंट सेकंड ईयर है वो शायद ठीक है. मैंने जितना काम किया मेरे को ठीक लगा. एंड आई होप द फर्स्ट ईयर व्हिच कम्स दिस टाइम अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एटलीस्ट. बाकी वैल्यूज, बाकी एथिक्स अच्छी बात है. every ethical value other than that is obviously appreciated, but once you start depreciating the value of hard work you lose for sure. आज नहीं तो कल. This is one thing which I noticed. ये इसका रीजन आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे हम सीखते जा रहे हैं कि स्मार्ट वर्क कर लो, क्या वो रीजन है इस नहीं चीज तो के लिए? स्मार्ट वर्क का मतलब हार्ड वर्क ना करना नहीं होता है. हाँ एग्जैक्टली, कभी तुम भी हर जगह स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते. वही तो बात है ना. अब देख स्मार्ट वर्क क्या होता है पता है. मैं देख स्मार्ट वर्क की सबसे बेसिक एनालॉजी स्मार्ट वर्क की ये होगी कि मैं कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हूँ और मैं कंप्यूटर साइंस की ही पढ़ाई कर रहा हूँ. ठीक है, दिस इज स्मार्ट वर्क इन अ वेरी सिंपल लॉजिक. अगर मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होके ईसी का सिलेबस खत्म करके बैठ चुका हूँ, मैकेनिकल का सिलेबस खत्म कर लिया है, मेरे को भाई साहब इतनी मेहनत लग रही है ना मेरी जिसकी हद नहीं है. मैंने सारी मैकेनिकल की पढ़ाई कर ली है, मैंने सारी ईसी की पढ़ाई कर ली है, एंड आफ्टर वन डे मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में एग्जाम है और मैं अब कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई लेके बैठा हूँ. जस्ट सो दैट आई हैव a insight of every engineering background does not mean that I have to thoroughly study every engineering course. Smart work will be studying computer science first and overviewing every other branches in knowledge books. कुछ भी ये स्मार्ट वर्क होगा. तो हार्ड वर्क, और उसमें भी अब तुम हार्ड वर्क उसमें दिखाओ ना. मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ने में हार्ड वर्क दिखाऊंगा यार. ये स्मार्ट वर्क से चीजें, स्मार्ट वर्क बस इतना ही काम आएगा कि व्हाट डू यू चूज टू स्टडी. ये स्मार्ट वर्क होता है. Selection is like what you select is हाँ. smart work, but when after you बस select it, then you have to do hard work only. Without hard work, how बस will you excel in something? Selection वही तो बात है ना. selection procedure लोग समझ नहीं पा रहे ना basically. सब कुछ बस select मत तो करो, but select करने के बाद उसमें focus करो. ओके. तो व्हेन यू सेलेक्टिंग स्टफ वहां पे स्मार्ट वर्क आता है. सेलेक्ट करने के बाद तो भैया हार्ड वर्क ही है. पीपल थिंक कि सेलेक्ट कर लिया है अब बहुत अच्छा काम है, अब बस थोड़ा सा ही बचा है. नहीं, वो थोड़ा सा नहीं बचा है, उस थोड़े से कोई अच्छे से पढ़ना है. तो वही चीज है बस. ये हर फील्ड में काम आएगी बात. बीट स्टडीज, बीट्स को बीट को करिकुलर, चाहे वो कोई भी फील्ड हो. मतलब पैशन को फॉलो करना चाहते हो, रिस्क टेकिंग फैक्टर है तुम्हारे अंदर, जो भी है, पहले स्मार्ट वर्क देन हार्ड वर्क. ये बहुत जरूरी है. Okay. So my next question is to all of you three. COVID was a blessing or evil of your life? Starting from Tushar bhaiya. Just in one line. Just in one line. Yeah. Not evil. Blessing though obviously not. But yeah,
if I want to go back in time and change it, then I don't want it to happen, because I had plans for my last semester, and the COVID thing ruined it. And the 3 months of my college, because I was so carefree at that time, I didn't have anything to focus on, and I was planning to enjoy every moment of the rest of the 3 months that I had, and I couldn't do that. So yeah, but I spent that time with my family, so that's why it's not evil. But blessing the, yeah, obviously not. I had plans, but I Naman, couldn't execute it, basically. Most probably सबका आंसर सेम ही होगा, because like we all were planning to have those last 3 months of a college, together and enjoying stuff, doing things, going out, but नहीं कर पाए हम लोग कुछ भी. okay. So a question मैं कि कहूँगा कि एक मिनट बस. हाँ, मेरा छोड़ो, अपना बताओ. हमारे तो खुद को बता, तुम्हारा फाइनल ईयर चल रहा है. तुम घर बैठे हो. नहीं, हमारा हम तो फाइनल ईयर ठीक कहाँ है, चल रहा हमारा है? तो ब्लेसिंग है, कर्स है. इट्स मोर ऑफ अ ब्लेसिंग इन अ कर्स. ठीक है, हाँ, बेसिकली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, लाइक अगर मैं पर्सनली मेरे लिए बस. देखूँ तो, कि मुझे अगर मेरे को वैसे एमटेक करना है तो मेरे को टाइम मिला खुला, अच्छा आराम से पढ़ो, आराम से बैठ हाँ, के. बस फिर ये बात, फिर तो ठीक है. चलो, या तो अच्छा, तो एज एनी रिग्रेट्स या कोई ऐसी मोमेंट जो आपको लाइफ टाइम एक आप कैरी फॉरवर्ड करोगे कॉलेज लाइफ से, एक एक जस्ट इन वन लाइनर. नहीं, रिग्रेट्स या फिर गुड मोमेंट, मतलब there's a difference ना क्या? दोनों है आपके पास? नहीं, रिग्रेट के लिए सोचना नहीं, रिग्रेट के लिए सोचना पड़ेगा. गुड मोमेंट तो बहुत सारे हैं ऑब्वियसली. हाँ, ऐसा कोई गुड मोमेंट, एक कोई भी एक जो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, मतलब अपने साथ कॉलेज से, कि हाँ यार ये चीज दोबारा जीने को मिल जाए. तो for me that will be post dinner practices that we were doing in our rooms, and like troubling other people's at 1 a.m, 1:30 a.m. They were sleeping or studying and we were playing music. And अच्छा, मेरी एक बहुत खराब आदत है कि अगर माहौल बन जाता है तो मैं ये नहीं सोचता कि Yeah. कितना तेज गा रहा हूँ. तो मैं बहुत तेज, मेरे ख्याल से कपिश तू भी था उस टाइम पे फ्लोर पे जब हम प्रैक्टिस करते थे, और हम काफी तेज प्ले करते थे, मतलब तो हम केयर नहीं करते थे. और अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइब्रेरी के नाइट आउट्स, और मैं रात भर लाइब्रेरी में बैठता था और फिर सुबह सुखना जाता था. सो दिस वाज समथिंग दैट आई वांट टू कैरी, if if it's possible. I don't know it's possible, but yeah, नमन these भैया. are the two things. Yeah, मेरा like that I want to carry would be the practice sessions OSMIM के जो हम लोग देते थे. Like they used to be very good, starting from 5 to 7 or 8 जितना भी खिंचता था. But yeah, जो वहाँ मजा आता था प्लेस करने में, सिखाने में वो. एंड सेकेंडली द मोमेंट दैट आई वुड लव टू कैरी फॉरवर्ड वुड बी द मोमेंट, तो शायद तुझे भी याद होगा, जब हम लोग रैंप वॉक करा था हमने डेलोइट में, रेड कार्पेट वॉक. अरे चल, वो कॉलेज का पूछ रहा है ना, वो तो सेपरेट टॉपिक ही है. था तो कॉलेज लाइफ में ना. हाँ, तो फिर वो तो पूरे 3 दिन ही भाई, पूरे 3 दिन में आगे लेके जाओ उसमें. To the viewers, I will inform कि ये this was the team that won in Deloitte Technotsav, right? Yeah. शुभम भैया. यार अच्छे मोमेंट्स तो पता नहीं कितने सारे हैं. पोस्ट प्रैक्टिस, प्री प्रैक्टिस, ड्यूरिंग प्रैक्टिस. So Ramya is obviously one of the biggest reason, one of the biggest thing, one of the biggest memory जो मैं आगे लेके ही जाऊंगा. और रिग्रेट्स आज सच मेरे को कॉलेज लाइफ में है, पता नहीं, मतलब अब तो नहीं है. जब कुछ होता था तब होते थे, अब नहीं है. अब लगता था सही किया जो भूल जाते थे हम लोग, है ना, वही केयर फ्री. हाँ, तो एक्चुअली मेमोरीज बहुत सारी हैं. सो रम्या एंड ऑस्मिम बीइंग द टॉप. बस ठीक है. ठीक है, हमारे पास अब 3 मिनट रह गए हैं. एक एक लाइन में जो भी क्वेश्चन पूछूंगा ना उसका सबने एक एक लाइन में आंसर दे देना, ठीक है? तो सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द फ्रेशर्स जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे? अच्छा, तो मैसेज यही रहेगा यार, एंजॉय करो. These 4 years will be your best 4 years of your life. I thought so.
and interaction करो जितना भी कर सकते हो. If you are introvert, then it's okay, but try to interact with people, like limited people, but try to interact. Or full enjoy. Marks लाना is not a very hard thing in college. और मजे करो जिंदगी के जितने भी कर सकते हो इन 4 सालों में. उसके बाद तो भाई भगवान ही मालिक है. नमन भैया. So basically I'll say कि पूरा like क्लब्स वगैरह में पार्ट लेना जरूर. like ऐसा मत सोचना कि क्लब्स हैं क्या फायदा होगा, हम लोग इंजीनियरिंग करने आए हैं, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं. पूरा एक्टिव रहना एंड डू इंटरैक्ट विद सीनियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. like अच्छे रिलेशंस बना के रखना सबसे, बहुत मदद होगी. And never try to be very smart with anyone. If you are हाँ. फिर भी मतलब ये मैं जूनियर से जरूर बोलूंगा, मतलब कभी कभी वो ऐसा सोचते हैं कि यार ये लोग बेवकूफ है, हमें ही सब कुछ पता है. तो दैट्स नॉट अ थिंग. मे बी वी आर नॉट showing you what we know, but if you are smart, then also don't try to over smart some senior. It never brings a good impression on anyone. Yeah, lifetime advice है भाई, corporate में भी बहुत काम आएगी. सही में. चलो शुभ. शुभम भैया आपका. Push your limits and always believe in your gut. Destiny है, तुम्हारे लिए पक्का है कुछ ना कुछ. If you are an introvert, you will meet an extrovert. ठीक है. If you are an extrovert, you will meet an introvert. Obviously, this happens. और हमेशा अपने gut में believe करो. तुम्हारे लिए जो लिखा है वही होगा और वो अच्छा ही लिखा है. So thank you for giving your time to all three of you. आज संडे वाले दिन थोड़ा सा टाइम निकाला आपने. So thank you for watching this video. Do like, share and subscribe. Yeah. Bye everyone. Do like, share and subscribe. Bye bye. Bye. Bye.